किसान भाई और बहनों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, मानसून के स्वागत की तैयारियां तो अब तक आपने कर ही ली होंगी। खरीफ में हमें क्या बोना है इसकी योजना तैयार हो गई होगी, लेकिन परंपरागत फसलों के साथ बहुत सारे किसान भाई हमारे औषधि फसलों की खेती भी करते हैं। नए किसान भी चाहते हैं कि वो औषधि फसलों से अच्छी कमाई कर सकें, लेकिन जब तक औषधि फसलों के बारे में संपूर्ण तकनीकी जानकारी हमारे पास ना हो, हमें सावधान रहना चाहिए। कौन से किसान किस रूप में औषधि फसलों की खेती करें, उसकी मार्केटिंग कैसी होती है, कौन कौन सी औषधि फसलों की खेती करें, बहुत सारी जानकारी लेके आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर जीएस जरियाल साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आप परिचित हैं ही, डॉक्टर जीएस जरियाल साहब औषधि खेती के बड़े विशेषज्ञ हैं और इनसे हम आज बातचीत करेंगे खरीफ मौसम में औषधि फसलों के बारे में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये है कि अब ये जो मौसम है, बरसात का मौसम है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है किसानों के लिए, क्योंकि बरसात के साथ साथ बहुत सारी सौगातें हमको ईश्वर देता है और जो भाई जिनके पास पानी नहीं है वो भी इसमें खेती कर पाते हैं। बरसात औषधि फसलों के लिए किस तरह से सहायक होती है? जी, देखिए, जहाँ तक औषधीय फसलों का प्रश्न है तो एक बहुत अच्छी बात यह है कि पिछले लगभग 2-3 साल से, मैं बोलूँ हालांकि काफ़ी समय से, पर 2-3 साल से इस क्षेत्र में बहुत अच्छा किसानों को रिस्पांस मिल रहा है और बहुत सारे किसान जो हैं अब औषधीय फसलों की तरफ आ रहे हैं। जैसा कि अभी आपने बोला कि बरसात किस तरह से मदद करती है, तो नेचुरली वही वाली बात है कि जिन किसानों के पास में पानी की कमी है या पानी नहीं है, सिर्फ बरसात बरता ही पानी होता है, उनके लिए भी बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो कि इसी दौरान बड़ी सफलतापूर्वक की जा सकती हैं। और जो आज हमारा उद्देश्य, जो एक फार्मर की इनकम को डबल करने का है या क्रॉप को डाइवर्सिफिकेशन करने का उद्देश्य है, इन सारी चीज़ों को ये औषधीय फसलों की जो खेती है ये पूरा करती है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी एक समय है जिस दौरान हम बहुत सारी फसलें जो हैं औषधीय कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारी तो नहीं, लेकिन जिसमें ज़्यादा लाभ हो वो ज़रूर हम जानना चाहेंगे। ऐसी कौन सी फसलें जो सीधे सीधे कम जानकारी वाले किसान भी बो सकते हैं, सस्ती भी पड़ें और उनका फ़ायदा भी हमको ज़्यादा अच्छा मिले? जी जी जी, देखिए, जब हम किसी फसल के बारे में बात करते हैं तो 3-4 चीज़ों की ज़रूरत अपने को पड़ती है जी। सबसे पहली चीज़ कि हमारे यहाँ की जलवायु क्या उसके लिए उपयुक्त है, उसके हिसाब से अपने को फसल का चयन करना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि मिट्टी हमारे यहाँ की किस तरह की है। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे आसपास में लेबर और बाकी सारी व्यवस्थाएं अपने पास में हैं या नहीं हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है मार्केट। और उसके साथ साथ में ये ज़रूरी है ये देखना कि क्या ये जो हम अभी तक कर रहे थे उससे हमको ज़्यादा पैसा देगी या उसके बराबर पैसा देगी या उससे हमको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये 4-5 चीज़ें जो है किसान भाई देखते हैं और देखना भी चाहिए। तो उस हिसाब से अगर बात करें तो 5-6 फसलें हम बात करते हैं जो कि इस टाइम बहुत अच्छी चल रही हैं। इन पांचों जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, इनके हिसाब से जो बहुत बढ़िया रिस्पांस दे रही हैं किसानों को, और पूरे हिंदुस्तान में अब किसान इन फसलों को कर रहे हैं। अगर मैं नाम लूँ फसलों का तो सबसे पहले हम बात करते हैं अश्वगंधा, जो कि मध्य प्रदेश की ही फसल है और बहुत बढ़िया आज की तारीख में रिस्पांस किसानों को दे रही है। दूसरी है सर्पगंधा, ये भी बहुत अच्छी फसल है, हालांकि 1.5 साल की फसल है। तो इस वजह से, क्योंकि कुछ किसान पीछे हट जाते हैं ये सोच के कि 1.5 साल की फसल है, तो दूसरे किसानों के लिए जो 1.5 साल तक इंतज़ार कर सकते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है और बहुत बेहतरीन किसानों को ये रिस्पांस दे रही है मध्य प्रदेश के हिसाब से। तीसरी फसल जो है शतावर, जिसको बोलते हैं या शतावर बोलते हैं, ये भी बहुत अच्छी है और बहुत बढ़िया किसानों को फ़ायदा दे रही है। स्टीविया एक फसल मध्य प्रदेश में उभरी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, खासकर आसपास के एरिया में, वो भी बहुत बढ़िया है। तुलसी, एक खासकर तुलसी की बहुत सारी वैरायटी हैं, पर उसमें जो हम लोग जनरली जिसमें हम समझते हैं कि किसानों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो बीज वाली तुलसी, जिसको अपन काली तुलसी या सब्ज़ा बोलते हैं, जिसका कि बीज का हम फालूदा के रूप में या बाकी सब चीज़ों के रूप में यूज़ कर सकते हैं, वो एक बहुत अच्छी फसल है। और एक कालमेघ एक बहुत अच्छी फसल है,
तो ये 5-6 ऐसी फसलें हैं जिसके ऊपर किसान जो अभी तक औषधीय फसलों में नहीं आए वो भी इनको कर सकते हैं, सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और दूसरा सुदेश भाई, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि इसमें कोई बहुत बड़ी तकनीकी उसकी बात नहीं समझ है। की बात समझ की बात नहीं, बस थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि वैरायटी हम क्या करते हैं, नर्सरी हम कैसे लगाते हैं, ये 2-3 चीज़ों के बारे में जो किसान खेती कर रहा है वो इसको कर सकता है। बस ये है कि वो किसान होना चाहिए, यानी फील्ड पे जाके काम करे। बस ऐसा ना हो कि रिमोट से बहुत सारे लोग करते हैं कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर बैठे हैं तो बस वहीं से नौकर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई आप कर लो, इसको कर लो। ऐसा तो नहीं हो पाएगा। कहते हैं ना, खेती अपन सेती। अगर आप खुद खेती से जुड़ेंगे तो ही आप कामयाबी हासिल कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, क्या ये ज़रूरी तो नहीं है कि हम बहुत बड़े क्षेत्र में औषधीय फसलें पैदा करें तभी हम सफल हो पाएंगे? हाँ, नहीं, देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं, आपने बहुत बेहतरीन प्रश्न आज इस बात पे उठाया है और मैं सभी किसानों को बोलना चाहूँगा। संस्थाएं जो हैं वो आगे आ रही हैं जो कि अब किसानों के फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बना रही हैं। यानी ऐसे 25, 50, 100, 500 किसानों को मिलाया, आसपास के किसानों को, जो एक पर्टिकुलर औषधीय फसल के ऊपर कंसंट्रेट करें। मान लो अश्वगंधा के ऊपर करें या लेमन ग्रास के ऊपर करें या तुलसी के ऊपर करें, तो उन सारे किसान अगर मिलके उसको करते हैं तो नेचुरल है, उसमें प्रोसेसिंग भी हो जाएगी, सेमी प्रोसेसिंग भी हो जाएगी, बेचने भी आसानी होती है। परंतु अगर मान लो ऐसा नहीं भी करते, तब भी अगर कम मात्रा में भी करते हैं तब भी वो इसको कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूरी है कि अगर ज़्यादा मात्रा में होगी तो बाकी जो इसको बोलेंगे कि ऑपरेटिव खर्चे जो हैं, जो कि अपने को करने ही पड़ेंगे, यानी अगर फसल के लिए अगर जाना है तो आप 1 एकड़ के लिए भी जाओगे और 10 एकड़ के लिए भी जाओगे तो खर्चा आपका उतना ही होगा। तो अगर ज़्यादा एरिया में करते हैं तो बेटर है, पर शुरुआत में नेचुरली है कि हम यही सजेस्ट करते हैं कि किसान को कम एरिया से करना चाहिए। लेकिन करें तो संगठित रूप से करें। एक किसान इस बात का इंतजार ना करें कि दूसरा करेगा तो हम करेंगे, बल्कि साथ मिलकर प्लान करेंगे तो वो बाजार विकसित होगा और आपका उत्पाद हो सकता है कि खुद आकर क्रेता ले जाएं। डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि कैसे करें, कब करें और क्यों करें, लेकिन ये जो मुख्य फसलें आपने कही हैं उस पर हम लेते हैं। अगर हम कहें कि सबसे ज़्यादा लाभ देने वाली फसल है तो वो कौन सी होंगी? सबसे लाभ देने वाली फसलें तो थोड़ी अलग हैं जी, पर क्योंकि हमारे यहाँ की जलवायु हमको देखनी है। जैसे हालांकि वो आउट ऑफ टॉपिक बात है कि अगर सबसे लाभ देने वाली फसल है एक सैफरन जिसको बोलते हैं, केसर, तो वो हमारे यहाँ नहीं हो पाता। और किसानों को मैं इसलिए बोलना, केसर के बारे में मैंने इसलिए भी बोला कि मध्य प्रदेश के और यूपी के बहुत सारे किसान पथ भ्रमित हुए हैं। उन्होंने कुसुम करली जिसको बोलते हैं उस को लगाया और किसी ने उनको ये बोला कि ये केसर है और केसर आपका बिकेगा 3 लाख रुपए, 10 लाख रुपए किलो, जबकि उसकी कीमत है 400 रुपए से ज्यादा। उसको किसान को कीमत नहीं मिलती। कुसुम करली तेल वाली फसल है, उसको तेल के लिए उपयोग किया तो इसलिए थोड़ा ये देखने की भी जरूरत है। पर जो हमारे यहाँ बहुत अच्छी सफलतापूर्वक खेती बिल्कुल आंख मूंद कर थोड़ा सा ध्यान रख के कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले आती है अश्वगंधा। जी, अश्वगंधा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश की जलवायु बहुत अच्छी है उसके लिए। मध्य प्रदेश के सभी कोने लगभग जहाँ पर पानी है या पानी नहीं है, जैसे आपने बोला बरसात की फसल के हिसाब से, तो वो एक बिल्कुल ब्लाइंड फसल के रूप में किसान भाई उसको कर सकते हैं। बहुत कम कॉस्ट है जी। मतलब उसकी अगर बीज की कॉस्ट मैं बोलूँ तो आपको लगभग 2500 से लेके लगभग 4000 रुपये तक बीज की कॉस्ट आती है जी। पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लगभग सभी तरह की ज़मीनों में वो हो जाती है। कम उपजाऊ हो तो और बेटर है। अच्छा, कम उपजाऊ जमीन हो तो अश्वगंधा के लिए और बेटर है। और दूसरी चीज़ जो मेरे ख्याल से किसान भाई जो पहली बार इस फील्ड में आते हैं कि भाई इसको बेचेंगे कहाँ, तो हमारे यहाँ नीमच मंडी है। ईश्वर की कृपा है मध्य प्रदेश के ऊपर बहुत बड़ी, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से मैं आपको बताऊं, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, इवन हिमाचल प्रदेश के, पंजाब के किसान जो है उगाते हैं और लाके नीमच मंडी में बेचते हैं। तो ये हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ी बात है कि इसकी सब चीज़ें हमारे अनुकूल हैं, यानी मिट्टी भी अनुकूल है, मार्केट भी अनुकूल है, बहुत कम खर्चे में हम उसको कर सकते हैं और सफलतापूर्वक कर सकते हैं। ये तो बात हुई अश्वगंधा की, लेकिन हम डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि अश्वगंधा का कौन सा हिस्सा है जो बाजार में आता है? सबसे पहला मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता हूं कि इसको लगाने के 2 समय हैं जी। बेस्ट समय, बेस्ट जिसको बोलते हैं हर हिसाब से बेस्ट, वो है बरसात के बाद का जी, यानी 15 सितंबर के करीब जब आखिरी बारिश हो जाए उस टाइम उसको लगाना चाहिए। परंतु क्या है कि पिछली बार क्योंकि मार्केट बहुत ज़बरदस्त है इस टाइम और बहुत सारी चीज़ें आज की तारीख में मार्केट से ड्रिवन होती हैं,
तो मैं आपको बताऊं कि रोकने के बावजूद किसानों ने लगाया। हमने बोला था कि मत लगाओ बरसात में, इसको बाद में लगाना चाहिए, यानी रबी में लगाना चाहिए, परंतु किसानों ने लगाई और सफल हुई। सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि बरसात में लगाते हैं तो खरपतवार बहुत आ जाता है खेत में, बस उतना आपको नुकसान थोड़ा हो सकता है, उस पर ऊपर मेहनत ज़्यादा पड़ती है। 1 एकड़ में लगाते हैं तो करीब 5 किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें थोड़ी सी मैं बोलना चाहूँगा स्पेशली कि गलती जो करता है किसान, जो कर रहा है अभी, वो 2 गलतियाँ कर रहा है। एक तो जो पुराना बीज है, जो पुराना हमारे यहाँ चल रहा है, हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने बीज निकाला था जिसको जवाहर 8 बोलते हैं, जवाहर 134 बोलते हैं, और कई वैरायटीज़ हैं जो कि पुरानी किसानों के पास पड़ी हुई हैं। वो बीज आपको 50 रुपये किलो मिल जाता है और 5 किलो लगता है तो 250 रुपये का बीज आ जाता है, तो किसान सस्ते के चक्कर में उस बीज को लगाता है, पर वो बीज है थोड़ा आउटडेटेड। तो मैं अनुरोध किसानों से ये बार बार करूंगा कि इसके लिए जो आज की तारीख की बेस्ट क्रॉप है, बेस्ट जो किस्म है, वो है पोषिता और पुष्टि। ये 2 हाँ, अब किसानों के पास काफ़ी है, बहुत सारे किसानों ने लगाई है इस बार और एक्सलेंट रिजल्ट आए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 एकड़ में पहले, आज से जब हम तो इस फील्ड में लगभग 25 साल से काम करवा रहे हैं, शुरुआत में जब हम लोग ये काम करवाते तो 1 एकड़ में किसान को 1 से लेके 2 क्विंटल तक जड़ मिलती थी। इसकी जड़ वाला भाग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बाकी भूसा भी बिक जाता है, किस्मत अच्छी हुई तो भूसा भी बिक जाता है, और पर जड़ तो बिकती ही है। तो 1 से लेके 2 क्विंटल तक उसकी जड़ आया करती थी, पर ये पोषिता और पुष्टि वैरायटी में मिनिमम 5 क्विंटल आती है। 5 क्विंटल से 8 क्विंटल तक जड़ आती है और अच्छी सॉलिड जड़ आती है, क्वालिटी वाली जड़ आती है, जिसको कि खरीदार बहुत पसंद कर रहा है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ देखें कि पोषिता या पुष्टि, इन दोनों में से जो भी वैरायटी उनको मिल जाए उसको अभी तत्काल खरीद लें। जो भी रेट हो उसका 500 से 800 रुपये किलो के करीब रेट होना चाहिए। मतलब 1 एकड़ में 5 किलो लगेगा तो कम से कम 5 किलो बीज वो खरीदें। एक चीज़, ये सरकारी संस्था है सीमैप करके लखनऊ, वहाँ की वैरायटी है, कोई प्राइवेट किसी ने नहीं बनाई है, पर तो किसानों के पास भी मिल जाती है। बहुत सारे किसान जो कर रहे हैं पहले से, उनसे भी आप ले सकते हो। एक चीज़, दूसरी चीज़, इसका ट्रीटमेंट जरूर करें, क्योंकि जैसे फंगस आती है जनरली, एक पौधों में भी आती है और उसमें भी आती है ज़मीन में, तो करीब बावस्तीन या इस तरह की जो भी एंटी फंगल दवाई है वो 1 किलो बीज में करीब 5 ग्राम के करीब वो ये डालें, तो उसका छिड़काव करें, करने के बाद में फिर उसको लगाएं। जब किसान ट्राइकोडर्मा डाल सकते हैं, ट्राइकोडर्मा बिल्कुल डाल सकते हैं। जो भी एंटी फंगल में बहुत सारी हज़ारों चीज़ें हैं, गौमूत्र भी है, ये भी है, वो भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको करनी है इसमें। एक तो वैरायटी जो कि मैंने आपको बोला, पोषिता या पुष्टि, दूसरी इसका सीड ट्रीटमेंट। जी ठीक है, और तीसरा इसको लगाने का समय। तो या तो यह है कि जैसे बरसात शुरू हुई आप लगा दीजिए, ठीक है, या फिर उसको लगाइए 15 सितंबर के बाद, जैसे ही आखिरी बरसात हुई तो आपको, जैसे जमीन में थोड़ी सी नमी है, आप इसको लगा दीजिए। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा कि जिन किसानों का खेत बिगड़ जाता है, जी, है ना, और वो बोनी या तो कर नहीं पाए या फसल बिगड़ गई, तो उनके लिए एक अच्छा विकल्प नहीं हो सकता? बहुत अच्छा विकल्प है, बहुत अच्छा विकल्प है, बिल्कुल आंख मूंद के कर सकते हैं। चलिए किसान भाइयों, आपको और अच्छे विकल्प देंगे, लेकिन एक छोटे से विराम के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। स्वागत है आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में, और हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर
GS जरयाल साहब से, जो कि औषधि फसलों के विशेषज्ञ हैं। जरयाल साहब से हमने बात की अश्वगंधा के बारे में। डॉक्टर साहब, सर्पगंधा और सतावर ये किस तरह से किसान भाइयों के लिए उपयोगी मैं हो थोड़ा सकते सा हैं? पहले इसके बारे में आप और आगे अगर आप इजाज़त दें तो जी, बात जी, कर लें, जी, जी। है ना, थोड़ी बात पूरी कर लें तो अच्छा जी। है। तो आपने लगाया उसको, और लगाने के लगभग 120 दिन यानी 4 महीने से लेके 5 महीने के बीच में जो जब उसके जो पौधे हैं उसके पत्ते हल्के पीले पड़ने लगते हैं और उसकी बेरी जो ऊपर आती जी। है वो पीली पड़ने लगे, तो उस टाइम उसको उखाड़ लेना चाहिए। क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे कि जो पहले सिस्टम चलता था, किसान जो गलती करते थे उस टाइम ये था कि पूरा पौधा जब सूख जाए तब उसको उखाड़ते थे, तो उससे जड़ जो है थोड़ी पोली हो जाती है। ओहो, जबकि इस लेवल के ऊपर अगर उखाड़ते हैं अपन, जब उसके ऊपर पत्ते पीले पड़ रहे हैं, बेरी पक रही है उसकी, उस टाइम उखाड़ते तो जड़ सॉलिड आती है, थोड़ी सी नमी भी रहे उसमें हल्की सी और नमी है। सूखा भी तो हो। उस टाइम आपने उखाड़ लिया, पूरा सुखाना नहीं है उसको, जी। ठीक है। सुखाने के बाद अब इसके बाद में जब उखाड़ा आपने, उखाड़ने के बाद आप उसको ऊपर वाला पोर्शन, तने वाला पोर्शन अलग कर दीजिए, जड़ वाला पोर्शन अलग कर दीजिए, ठीक है। अब जड़ को धो लीजिए, धोने के बाद जड़ को सुखा लीजिए। अब जो मैं आपको क्योंकि स्पेशली बताना चाहूँगा, हमारे अभी कल ही मेरे एक किसान भाई हमको बोल रहे थे कि साहब इसमें मेहनत बहुत लगती है जड़ों की ग्रेडिंग में। तो मैं आप किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि अभी एक छोटी सी मशीन एक किसानों ने निकाली है, खुद ही किसानों ने निकाली है, नीमच के, मंदसौर के किसानों ने, 2200 रुपये की मशीन है वो। जी, और उसमें इतनी जल्दी काम होता है कि मतलब 8-10 लोगों का काम वो एक मशीन एक दिन में कर देती है, ठीक है। तो उस मशीन से उसकी ग्रेडिंग कर लें। जी, ग्रेडिंग करने के बाद ही उसको बाजार में बेचें, क्योंकि हो रहा है किसान पूरा नरबोझ उठा के ले जाता है और नरबोझ के हिसाब से उसको उसका कम बहुत कम कीमत मिलती है। जबकि अगर ग्रेडिंग करके लेके जाता है किसान तो उसकी बहुत अच्छी उसकी पैसा उसको मिलता है। तो अश्वगंधा की खेती में ये 2-3 चीज़ों की ज़रूरत बहुत अच्छी जी, उनको देखना, ध्यान करना है। सबसे पहला वैरायटी अच्छे से लेना, सीड का ट्रीटमेंट करना, सही समय पर उसको उखाड़ना, उसके बाद उसको धो के उसको ग्रेडिंग करना, और ग्रेडिंग करने के बाद ही उसको मंडी में बेचना। ये 4-5 चीज़ों का ध्यान अगर किसान रखेंगे तो अश्वगंधा में बहुत अच्छा पैसा किसान कमा सकता है। चलिए, जो अश्वगंधा नहीं बो पा रहे हैं वो किसान भाई कौन सी फसलें लें उसके बारे में चर्चा कर जी, लेते हैं। जी, जी। अब उसके बाद ये तो हो गया अश्वगंधा के बारे में। अब दूसरी फसल जो बहुत अच्छी है और खासकर जो थोड़े से प्रोग्रेसिव किसान हैं या थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं, वो है सर्पगंधा। जी, सर्पगंधा बहुत बेहतरीन फसल है और इसका इंटरनेशनल मार्केट है। ये हिंदुस्तानी मार्केट तो है ही, ये इंटरनेशनल मार्केट है। ये भी बरसात की फसल है। ये 1.5 साल की फसल है और लगाते हैं उसको बरसात में। ओहो, जी, लगाने का टाइम उसको बरसात में है। और ये मेनली इसकी जो उपयोग है हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं, सदियों से करते हैं। नींद जिनको नहीं आती उनके लिए करते हैं, और इनको पागलपन के दौरे पड़ते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, और पागल बूटी भी इसको बोलते हैं। अच्छा। पहले हमारे जंगलों में बहुत था, आजकल जंगलों में ख़त्म हो गया। तो इसके लिए अब गवर्नमेंट ने जंगलों से लेने पे बैन किया हुआ है। अगर आप खेती करते हो तभी आप इसको बेच सकते हो, ठीक। अब इसको लगाने का समय बिल्कुल ये चल रहा है, अभी जून का महीना तो बहुत अच्छा है इसके लिए। अब किसान भाई को इसको नर्सरी बना देनी चाहिए, इसकी सबसे पहले नर्सरी बनानी चाहिए। और 1 एकड़ के लिए अगर आपको खेती करना है तो आपको बीज लगेगा लगभग 1.5 से लेके 2 किलो। जी, और होता क्या है कि इसके जो बीज हैं वो किसान समय समय पर इकट्ठा करता है, यानी पूरे साल भर उसमें वो बीज आते रहते हैं। तो कुछ बीज कच्चे होते हैं, कुछ अध पके होते हैं, कुछ पके होते हैं, तो बीज का जर्मिनेशन जो है वो लगभग 60% होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि ताकि ज़्यादा बीज लेके किसान करे। डॉक्टर साहब, किसान के मतलब की बात बताइए कि आप उसको फ़ायदा कितना मिल जाएगा। हाँ, फायदा इसमें तो मैं आपको बताऊं कि 1.5 साल की फसल के बाद में इसकी 1 एकड़ में ऑन एंड एवरेज 8 क्विंटल जड़ें आ जाती हैं। और आज की तारीख का रेट है 800 रुपए से लेके 1300 रुपया पर केजी। और अगर इसकी मान लो आपको 8 नहीं, अगर 6 क्विंटल भी आती है और अगर 800 में बिक जाती है तो लगभग 5 लाख रुपए का आपका टर्नओवर हो जाता है 1.5 साल में। तो इससे अच्छी फसल मेरे हिसाब से, जब मैं ऐसा सोचता हूँ, कोई किसान को हो नहीं सकती। हाँ बिल्कुल, और तीनों फसलें जो हैं कवर हो गई, तीनों का लाभ हो गया। दूसरी, इसमें कोई बीमारी नहीं है। ये मतलब एक बैंक वाली फसल हो गई, एक तरह से बैंक में पैसा रखना। जी बिल्कुल, इसमें कोई बीमारी नहीं है, इसके ऊपर कोई बीमारी आज तक नहीं देखी गई। भोपाल में, पूरे मध्य प्रदेश में इसकी खेती लोग किसान भाई कर रहे हैं और अच्छी बढ़िया खेती इसकी हो रही है और बढ़िया से पैसा कमा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आज के लिए ये 2 फसलें ही पर्याप्त हैं हमारे किसान भाई। अगर अश्वगंधा, सर्पगंधा पर ही ध्यान देंगे तो काफ़ी कुछ कमा सकेंगे। आपका फ़ोन नंबर बता दीजिए डॉक्टर साहब। मेरे से बात कर सकते हैं 9425603663 पे।
जी, ये इस नंबर पर आप डॉक्टर साहब से सीधे भी संपर्क कर सकते हैं। और किसान भाइयों, डॉक्टर साहब का हम धन्यवाद करते हैं। और साथ ही चलने से पहले आइए देख लेते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। देसी बीजों को बचाते दहिया जी, वृक्षारोपण की तैयारी, किसानों के लिए वरदान मॉनसून, जैविक खेती के प्रति युवाओं का उत्साह। और अब खबरें विस्तार से। पद्मश्री बाबूलाल दहिया लंबे समय से देसी बीजों को बचाने, संभालने और सहेजने का काम कर रहे हैं। पारंपरिक खेती और बीज हमारे देश की मिट्टी में रचे बसे हैं। लंबे समय तक देश में इन्हीं पद्धतियों से खेती किसानी की जाती थी, लेकिन आधुनिकीकरण ने जहां हमारा जीवन शैली को पूरी तरह बदल दिया है, वहीं खेती भी इससे अछूती नहीं रही। थोड़े से लाभ के लिए खेती में पारंपरिक बीजों और खाद का स्थान ले लिया। कीटनाशकों और मानव द्वारा छेड़छाड़ कर बनाए बीजों ने इसका दुष्प्रभाव भी जल्द दिखाई देने लगा। पारंपरिक खेती और देसी बीजों को प्रोत्साहित करने का बीड़ा उठाया है प्रदेश के मैहर के करीब बसे गांव पिथौराबाद के किसान बाबूलाल दहिया ने। साहित्य और लेखन में भी बराबर रुचि रखने वाले पद्मश्री से नवाजे गए दहिया जी देसी बीजों को बचाने और प्रचारित करने का काम मिशन की तरह कर रहे हैं। दहिया जी बताते हैं कि 1970 में हमारे देश में धान की 1,10,000 प्रजातियां थी, लेकिन अफसोस कि आज हमारे देश में धान की 10,000 प्रजातियां भी नहीं बची। दहिया जी ने देसी बीजों का एक बीज बैंक भी बना रखा है, जिसके बीज किसान ले जाते हैं और फसल आने के बाद बीज लौटा भी देते हैं। दहिया जी का कहना है कि देसी बीज हमारी प्रकृति में पूरी तरह से रचे बसे हैं। इसके प्रयोग से न तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है और न ही हमारी सेहत को ये किसी तरह का नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आज हमारी इस बात की ज़रूरत है कि हम देसी बीजों का प्रयोग करें और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें। मॉनसून आते ही प्रकृति में हरियाली की चादर धीरे धीरे फैलने लगती है। इसी हरियाली को बढ़ाने और बचाने के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के विद्यार्थी ने 1,00,000 सीड बॉल बनाने का लक्ष्य रखा है। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सोनाली सिंह नरगुंडे के नेतृत्व में विद्यार्थी बीजों के गोले बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही इन्हें प्रकृति को समर्पित किया जाएगा। सभी बीज कम पानी और प्रतिकूल परिस्थिति में भी अंकुरित और विकसित हो सकते हैं। अमलतास और गुलमोहर दलहन कुल के सदस्य हैं। यह वायुमंडल की नाइट्रोजन को जमीन से स्थिर कर देता है। अमलतास की कलियों में औषधीय गुण हैं। गुलमोहर, अमलतास आदि जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। डॉक्टर सोनाली ने बताया कि विद्यार्थी सीड बॉल बनाने में उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। इन सीड बॉल को जल्द ही प्रकृति को अर्पित किया जाएगा। मॉनसून का मौसम किसान भाइयों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस मौसम में उस स्थान में भी फसल उगाई जा सकती है जहां सिंचाई के साधन कम हैं। इनमें दलहन की फसलें प्रमुख हैं। ऐसी ही कुछ फसलें हैं जो मानसून में आसानी से बोकर किसान भरपूर लाभ कमा सकते हैं। ऐसी ही एक फसल है गन्ने की। गन्ना एक नगदी फसल है। मॉनसून में तैयार होकर गन्ने की फसल सर्दी के शुरुआत में कटने के लिए तैयार हो जाती है। इसकी फसल के लिए उमस भरी गर्मी और बरसात का मौसम जरूरी होता है। देश में 80% चीनी का उत्पादन गन्ने से ही किया जाता है। चीनी की अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मांग को देखते हुए किसानों के लिए यह फसल अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। भारत की एक अन्य महत्वपूर्ण फसल है धान, जिसकी खेती भी मॉनसून में की जाती है। विश्व के चावल की आधी पैदावार भारत में ही होती है। देश के लगभग सभी राज्यों में धान की खेती की जाती है। मॉनसून का पानी मिलने से इसकी लागत में भी कमी आती है। अगर बात करें कपास की, तो इसकी खेती के लिए भी मॉनसून किसी वरदान से कम नहीं है। मॉनसून के दौरान यदि 75% बारिश हो जाए तो इसकी फसल इसी मौसम में तैयार हो जाती है। कपास उत्पादन में भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है। कपास की खेती में 3 तरह के रेशे की रुई मिलती है। उसी के आधार पर कपास का मूल्य निर्धारित होता है। सोयाबीन को यूं तो दलहन की फसल माना जाता है, लेकिन अब इसका उपयोग तिलहन की फसल के रूप में किया जाने लगा है। सोयाबीन का प्रयोग कई तरह से किया जाता है, इसलिए इसका व्यापारिक महत्व भी बढ़ गया है। सोयाबीन की खेती मॉनसून में होती है। इसकी बुआई जुलाई के अंतिम सप्ताह में की जाना उपयुक्त है। सोयाबीन की मांग लगातार बढ़ रही है, इसलिए किसानों के लिए यह एक फायदे की फसल हो सकती है।
बड़वानी कृषि विज्ञान केंद्र में इन दिनों किसानों के साथ युवा वर्ग को भी प्राकृतिक खेती से होने वाले फायदों के बारे में बताया जा रहा है। मुख्य रूप से किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले युवा बड़े उत्साह से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। विशेषज्ञों द्वारा जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण भी इन्हें दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती हमारी धरती और हमारे लिए कितनी उपयोगी और आवश्यक है, इसके बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र बड़वानी के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SK बड़ोदिया ने बताया कि प्रशिक्षार्थियों को रासायनिक खाद और उर्वरकों के स्थान पर जीवामृत और घन जीवामृत का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके बनाने की विधि भी उन्हें सिखाई जा रही है। जैसे जीवामृत बनाने के लिए देसी गाय के गोबर और गौमूत्र के साथ साथ गुड़ का भी प्रयोग किया जाता है। ये युवा विद्यार्थी अब अन्य किसानों को भी प्राकृतिक खेती करने के लिए समझाइश दे रहे हैं। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। आप देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।